साथियों नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, भारत के चारों तरफ पड़ोसी देशों में जिस तरह से तख्ता पलट हो रहा है, जन आंदोलन हो रहा है, क्या उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबक लेंगे? अभी ताज़ा हालात नेपाल के बहुत बुरे हालात हैं। वहाँ पर तख्ता पलट हो चुका है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली त्याग पत्र दे चुके हैं और राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल भी त्याग पत्र देने की पेशकश कर चुके हैं। नेपाल में जैसी स्थिति है, जिस तरह से जन विद्रोह हुआ है, वहाँ पर सेना ने शासन की कमान संभाल ली है और सेना के हवाले नेपाल हो चुका है। इसके पहले बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ और शेख हसीना को भारत में शरण मिली। अभी भी शेख हसीना भारत में ही हैं, यही गाजियाबाद में हिंडन एयर बेस के पास या उसी में। तो जिस तरह से भारत के चौतरफा पड़ोसी देशों में क्रांति की आग लग रही है, क्या नरेंद्र मोदी के अहंकार, तानाशाही रवैये और संविधान बदलने की प्रवृत्ति, हिंदू राष्ट्र बनाने, मनुस्मृति को लागू करने जैसी मंशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री शाह और संघ प्रमुख मोहन भागवत की मंशा है? उस मंशा को अगर व्यवहारिक रूप देना चाहेंगे तो हमें लगता है कि श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल से बड़ी जन क्रांति भारत में होगी। फिलहाल नरेंद्र मोदी को पड़ोसी देशों में तख्ता पलट से सबक लेना चाहिए और कोई भी ऐसा नहीं करना चाहिए या आरएसएस का एजेंडा नहीं लागू करना चाहिए जिससे कि उनकी सरकार के खिलाफ भी तख्ता पलट हो जाए। साथियों, नेपाल में पिछले 3-4 दिनों से स्थिति बहुत खराब है। जेन-जेड आपने सुना होगा। जेन-जेड का मतलब है 1990 से लेकर 2010 तक पैदा हुए युवा जो अभी स्कूल में है, कॉलेज में है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल खूब करते हैं। जैसे ही सोशल मीडिया को ब्लॉक किया गया, बंद किया गया नेपाल में, वैसे ही जेन-जेड के युवाओं ने आंदोलन शुरू कर दिया और जब उनका साथ समाज के सभी वर्गों, मजदूरों, किसानों, कर्मचारियों, बुजुर्गों, युवाओं सबका साथ मिला तो वहाँ पर 8, 9 और 10 की तारीख, सितंबर की इन तीनों तारीखों में जितना बड़ा परिवर्तन और जन क्रांति हुई है, हमें लगता है कि नेपाल में ऐसी जन क्रांति कभी नहीं हुई। अभी नेपाल में कम्युनिस्ट शासन है। केपी शर्मा ओली कम्युनिस्ट प्रधानमंत्री हैं। रामचंद्र पौडेल राष्ट्रपति हैं। तो केपी शर्मा और उनके मंत्रियों के घरों में घुसकर क्रांतिकारियों ने सबकी धुनाई की। 22 से अधिक लोग मारे गए हैं इस 3 दिन की जन क्रांति में और 500 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने बर्बरता दिखाई, लेकिन जनता पुलिस पर भी हावी हो गई।
देश को सेना के हवाले करना पड़ा, लेकिन अभी हिंसा, तांडव, आगजनी का प्रकोप रुका नहीं है। स्थिति तनावपूर्ण है। सोशल मीडिया के अलावा भ्रष्टाचार भी नेपाल में खूब था। $1400 प्रति व्यक्ति आमदनी नेपाल की मानी जाती है प्रति वर्ष, और दूसरी तरफ मंत्री और मंत्रियों के ब्यूरोक्रेट ये सब लग्जरियस लाइफ, विलासतापूर्ण जिंदगी बिता रहे थे। नेपाल में गरीबी भारत से कहीं ज़्यादा है, और नेपाल की जनता जब देखी कि भ्रष्टाचार की वजह से बेरोजगारी और बढ़ी है, जो पैसे का बंटवारा, धन का बंटवारा पब्लिक के बीच में होना चाहिए, उस पर सत्ता का पूरा अधिकार हो गया, तो पब्लिक को मजबूरन जन क्रांति करनी पड़ी। मंत्रियों के घरों में घुस घुस करके धुनाई की गई, कुछ मौतें भी हुई। माना जा रहा है, एक तबका मान रहा है कि राजशाही लौटने वाली है नेपाल में, लेकिन तमाम स्रोतों से पता चलता है, खासकर एआई ग्रुप का कहना है कि अब वहाँ राजशाही नहीं आएगी। राजशाही के समय में ही नेपाल एकमात्र दुनिया का हिंदू राष्ट्र था। उसके बाद जब कम्युनिस्ट राज आया तो हिंदू राष्ट्र खत्म हो गया, लेकिन जनता नेपाल की हिंदू राष्ट्र के पक्ष में नहीं है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की तानाशाही, अहंकार और सोशल मीडिया को रौंदने की प्रवृत्ति ने वहां पर क्रांति को जन्म दिया है। सिर्फ युवा ही नहीं नाराज हैं, बल्कि हर उम्र के लोग, हर समुदाय के लोग, ओबीसी, एससी, एसटी के लोग, हर कोई नाराज है। इसलिए जन क्रांति हुई है। देउबा, ओली और प्रचंड, तीन बड़े नेता तीन पार्टियों के नेपाल में हैं। इनसे किसी भी से भी नेपाल की जनता खुश नहीं है, और जिस तरह से ओली के खिलाफ क्रांति हुई है, उससे प्रचंड और देउबा भी सत्ते में आ गए हैं। बहरहाल अभी सेना के हवाले नेपाल को किया गया है, लेकिन आगे किसकी सरकार बनेगी, कब चुनाव होगा, कुछ नहीं कहा जा सकता है। नेपाल में जन क्रांति के पीछे एक कारण विदेशी साजिश भी बताया जा रहा है। चीन की साजिश और अमेरिका की साजिश बताई जा रही है, और लेकिन इसके लिए कोई सबूत अभी तक नहीं दे पाया है। हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़ की घटनाएं अभी भी हो रही हैं। यह घटनाएं कब बंद होंगी, कुछ नहीं कहा जा सकता है। नेपाल की क्रांति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंह मोड़ लिया है। न तो क्रांति का समर्थन कर रहे हैं, और न सरकार, नेपाल सरकार जो अब नहीं रही, उसके साथ खड़े हैं। बिल्कुल निरपेक्ष ढंग से रवैया अपनाए हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हाँ, बॉर्डर पर तनाव जरूर है, लेकिन बॉर्डर पार करने की हिमाकत कोई भी नेपाली इस समय नहीं कर सकता है, क्योंकि बॉर्डर के सभी राज्यों
पर सेना मुस्तैद कर दी गई है भारत की। बहरहाल निकट भविष्य में नेपाल में कब शांति आएगी, नेपाल जो आज जल रहा है कब आग बुझेगी, कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि नेपाल में एक बहुत बड़ा परिवर्तन का युग आएगा और सत्ता जो अपने को अहंकार और तानाशाही रवैये के लिए जानी जाती है उसकी मदमस्ती पर रोक लगेगा। हम समझते हैं कि नेपाल में हुई क्रांति से नरेंद्र मोदी को सबक लेना चाहिए। कोई भी ऐसा जन विरोधी कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे देश की जनता अस्त्र शस्त्र उठा ले और खदेड़ खदेड़ करके मंत्रियों को मारे। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट को नेपाल में ध्वस्त कर दिया है, संसद को ध्वस्त कर दिया है, सरकारी इमारतों को ध्वस्त कर दिया है, उससे भारत को सबक लेनी चाहिए। अगर नरेंद्र मोदी हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए संविधान को बदलना चाहेंगे या मनुस्मृति लागू करना चाहेंगे या लोकतंत्र की जगह राजतंत्र अपना करके राजशाही लागू करना चाहेंगे तो नेपाल जैसी या नेपाल से बड़ी क्रांति भारत में होगी। आपको मालूम ही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजतंत्र के पैरोकार लगते हैं। नए संसद भवन के उद्घाटन के समय आपने देखा होगा कि किस ढंग से दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य से सेंगोल मंगाया जाता है और उसकी प्रतिष्ठा की जाती है। उसके सामने नरेंद्र मोदी साष्टांग पड़ जाते हैं और नए संसद भवन में सेंगोल की स्थापना की जाती। सेंगोल राजतंत्र का प्रतीक है। जब कोई राजा अपने उत्तराधिकारी को राजपाट सौंपता था तो सेंगोल भेंट करता था और उसकी प्रतिष्ठा करना, संसद भवन में उसे स्थान देना सीधा दर्शाता है कि नरेंद्र मोदी लोकतंत्र के नहीं राजतंत्र के समर्थक हैं। और अमित शाह, जेपी नड्डा के बयानों ने इसे और हवा दिया है। जब अमित शाह ने कहा कि अब नरेंद्र मोदी 40-50 साल तक राज करेंगे तो क्या भारत में भी राजशाही आएगी? अगर राजशाही आएगी तो नेपाल से बुरा हश्र होगा। अगर हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा, संविधान को रौंदा जाएगा, मनुस्मृति को लागू की जाएगी तो नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका से भी बुरा हाल भारत का होगा। नरेंद्र मोदी को सबक लेना चाहिए और हिंदू राष्ट्र संविधान बदलने, लोकतंत्र को बदलकर राजतंत्र बनाने की मंशा को न सिर्फ ठंडे बस्ते में डालना होगा बल्कि इस अवधारणा को ही खत्म करना होगा। साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।